जब मेरे बच्चे की बारी आई तो मैं जेल में था। कल मैं पहली बार अपने बच्चे से मिला हूँ 7.5 महीने के बाद। वो मुझे जानता भी नहीं है कि पापा हूँ है उसका। इससे बड़ा दर्द मुझे लगता है मुझे कोई सरकार दे नहीं सकती। राजस्थान जो है एकदम मथुरा के बॉर्डर के पास लगा हुआ है, भरतपुर, आप जानते होंगे। हम लोग जो है इस वजह से भरतपुर में एंट्री कर गए और फैमिली को लगा कि चूंकि यहाँ पे प्रियंका जी ने भी मदद की है और कांग्रेस की यहाँ सरकार है तो हम लोग यहाँ पे सेफ रह सकेंगे। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आपको इसलिए योगी जी ने जेल भेजा कि आप कफील खान थे? नहीं, मैं कहता हूँ नहीं। अगर कपिल मिश्रा भी होता और वो कपिल सिंह भी होता तब भी सरकार उसको उसी तरह प्रताड़ित करती, क्योंकि उसे जो रियल कल्प्रिट थे, जो सही में दोषी है उन 70 बच्चों को मारने के लिए, उनको बचाना था, इसलिए किया था। इसलिए नहीं किया था कि कफील खान थे। मुझे फिर से किसी फॉल्स केस में फंसा सकते हैं जैसे ये करते आए हैं। और उनको लगता है, मेरी फैमिली को, मेरी माँ को, मेरी वाइफ को, सबको लगता है कि मेरी जान को भी खतरा है। तो मैं यहाँ इस राजस्थान में सेफ महसूस कर रहा हूँ। मिलने के बाद भी 4 दिन इलीगली मुझे जेल में, मथुरा जेल में ही रखा गया। मतलब कोर्ट कह रहा है छोड़ दो, ये नहीं छोड़ रहे हैं। इन्होंने 4 दिन में प्लानिंग की और 13 तारीख की रात में बैठे बैठे इन्होंने एक जो कहते हैं स्ट्रिंजेंट यानी बहुत खतरनाक लॉ बनाया गया है 31 साल पहले आतंकवादियों के लिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी आप अपने देश के लिए खतरा है, वो लगा दिया गया मुझ पर, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और मुझे बंद कर दिया गया। मतलब मुझे जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। 3 महीना इंतजार किया, फिर 3 महीने बाद फिर एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया, फिर 3 महीने बाद एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया। 29 तारीख को जिस दिन एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया था, अगले 72 घंटे तक एक पानी तक नहीं पिलाया, एक कुछ खाने को नहीं दिया, फिजिकली टॉर्चर किया। और एक ऑफिसर आता था और उसके बाद दूसरा ऑफिसर आता था, ऐसे पानी का ग्लास मुंह पे फेंक देते थे, सोने नहीं देते थे और अजीब से वियर्ड क्वेश्चन पूछे करते थे। कोई पाउडर आपने इजाद किया है क्या कि जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे? मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ कि मैं पाउडर इजाद कर दूंगा। आप कोरोना वायरस की बात कर रहे हो क्या? तो चाइना से बात कीजिए। आप जापान गए थे सरकार को गिराने के लिए। मैंने कहा भाई मैं जापान क्यों जाऊंगा सरकार को गिराने के लिए? पहली बात कि मेरा पासपोर्ट जो है, अभी चूंकि मेरे पर केस चल रहा है बीआरडी वाला भी, तो पासपोर्ट अभी जुडिशियल कस्टडी में है, तो मैं इंडिया से बाहर जा ही नहीं सकता। और तुम जापान क्यों बोल रहे हो? बोल दो पाकिस्तान गया था सरकार गिराने के लिए, और एक अकेला आदमी सरकार कैसे गिरा सकता है? तो इस तरह के वियर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझे इंटरोगेट किया और फिजिकली भी मुझे टॉर्चर किया। उसके बाद जब ये मथुरा जेल में लाए तो भी इन्होंने, जब तक मेरी फैमिली मुझसे कोर्ट के द्वारा मिल नहीं पाई तब तक इन्होंने मुझे परेशान करके रखा। भूख से मेरी अतड़ियां सूख जाती थी अंदर से। मैं चिल्लाता था तन्हाई में, जो तन्हाई के जेल की तन्हाई होती है उसकी सलाखों में चिल्लाता था। मन करता था कुछ भी मिल जाए और मैं मुंह में रख के खा जाऊं उसको, इतनी भूख लगती थी। मेरी माँ जो 65 साल की है, कहते हैं इस कोरोना काल में 60 साल के ऊपर के लोगों को घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको खतरा ज़्यादा है कोरोना से, मोर्टलिटी उनकी ज़्यादा है। मेरी 65 साल की बूढ़ी माँ अलीगढ़ कोर्ट के लोअर कोर्ट से लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट तक और 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में गई 2 बार, मतलब ये चक्कर लगाते रही पिछले 7.5 महीनों से। वो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी बीवी, मेरा छोटा बच्चा, मेरी फैमिली पूरी, मेरे भाइयों के बिजनेस बर्बाद कर दिए गए, फाइनेंशियली तोड़ दिया गया एकदम बुरी तरीके से। मेरा बच्चा जो 6-7 महीने का था जब मैं जेल में गया, न वो बोलता था न वो चलता था। मैं एज आ पीडियाट्रिशियन जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहा करते थे कि माइलस्टोन, यानी कि जब पहली बार बच्चा पापा कब बोलता है, कब पहली बार चलता है, कब पहली बार सीढ़ी चढ़ता है, वो तब सीख पाओगे सही से जब तुम खुद फादर बन जाओगे। और जब मेरे बच्चे की बारी आई तो मैं जेल में था। पिछली बार जैबरीना जब मेरी बच्ची थी उस वक्त वो 11 महीने की थी, तब जेल भेज दिया गया था। इस वक्त पर जब मेरा बच्चा
लड़का जो ओलिवर छोटा था 7-8 महीने का, तब जेल भेज दिया गया। अभी वापस आया हूँ, कल मैं पहली बार अपने बच्चे से मिला हूँ 7.5 महीने के बाद। वो मुझे जानता भी नहीं है कि पापा हूँ है उसका। वो मेरे बड़े भाई के गोद में भाग जाता है मुझसे छोड़ के। इससे बड़ा दर्द मुझे लगता है मुझे कोई सरकार दे नहीं सकती है। बहरहाल मैं उन 138 करोड़ भारतीयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन 7 महीनों में, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे किसी भी तरह से, और आप सब मीडिया वालों का, चाहे डिजिटल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सबने मेरी आवाज़ उठाई कि एक इनजस्टिस हो रहा है एक डॉक्टर के साथ, जिसको इस वक्त कोरोना जैसी महामारी में इसमें काम करना चाहिए, उसको जेल में बंद करके रखा गया है। मैं जुडिशरी के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने 11 अगस्त 2020 में ऑर्डर किया कि 15 दिन के अंदर सुनवाई कंप्लीट करो हाई कोर्ट से, और इससे कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये आर्टिकल 21 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार मिला हुआ है, उसको बोलने का डॉक्टर को अधिकार है, उसको जेल में क्यों रखा गया है? ऑर्डर में लिखा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो तब जाके सुनवाई रियली स्टार्ट हुई हाई कोर्ट में, वरना इससे पहले हाई कोर्ट में हम लोगों ने जब दाखिल किया था, हम लोग हाई कोर्ट जो है 18 मार्च को ही पहुंच गए थे। हाई कोर्ट डेट पे डेट देता रहा, और इस बार चीफ जस्टिस ने खुद फाइल अपने पास रख ली, और ये 45 पन्नों का ये ऑर्डर मैं आप सबको दूंगा। एक 45 पन्नों का एक ऑर्डर उन्होंने दिया है, जो एक इतिहास बनेगा कि किसी और निर्दोष के ऊपर जो है एनएसए ना लगाया जाए। मैं ऑर्डर पे आता हूं, मैं उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, खासकर प्रियंका गांधी जी का भी मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पर्सनली फ़ोन करके मेरी माँ को, मेरी परिवार, मेरी फैमिली से बात किया और ढांढस बनाया। मैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के सारे लोगों का, और मैं सब लोगों का, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, मेरे मुद्दे को उठाया। अब आते हैं इस ऐतिहासिक जजमेंट पे, क्यों 45 पन्ने का जजमेंट क्यों लिखा गया, और खुद चीफ जस्टिस ने इस 45 पन्ने के जजमेंट में पढ़ा है। उन्होंने जजमेंट में साफ साफ आप देखिएगा कि पहले ही पन्ने पे उन्होंने लिखा है कि जब से अगस्त 2017 में बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई है, उस दिन से ही उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर कफील को और उसकी पूरी फैमिली को प्रताड़ित कर रही है। ये चीफ जस्टिस का पहले पन्ने का ऑर्डर है। चीफ जस्टिस ने अपने ऑर्डर में ये बात अग्री की है। उन्होंने पूरी स्पीच, आपको इसमें मेरी पूरी स्पीच मिल जाएगी जो मैंने अलीगढ़ में दिया है। व्हाट आई हैव सेड इन दैट स्पीच ऑफ 30 मिनट, मैंने 25-30 मिनट की स्पीच दी थी। चीफ जस्टिस का कहना है कि डीएम अलीगढ़ ने सेलेक्टिवली अपने विम्स ऑफ पावर से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से उस 30 मिनट की स्पीच को काट छाट के छोटा करके उसको इस तरह से बना दिया कि वो लगे कि लोगों को लड़ा रही है। हालांकि उन्होंने, चीफ जस्टिस ने ये बात कही है, चीफ जस्टिस ने इस बात कही है कि इंस्टीड ऑफ हेट्रेड एंड वायलेंस, नॉट अ आयोटा ऑफ एनीथिंग is indicated in that whole speech which indicates of hatred and violence। उन्होंने पूरी स्पीच में हेट्रेड और वायलेंस की बात नहीं की है, बात की है देश की अखंडता की बात की है, इंटीग्रिटी की बात की है, यूनिटी की बात की है। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप स्पीच पढ़ लीजिएगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैंने पॉवर्टी की बात की है, मैंने बात किया है अनएम्प्लॉयमेंट की बात किया है, मैंने ब्रोकन हेल्थ सिस्टम की बात किया है कि जो कि पूरा देश में जो हेल्थ सिस्टम हमारा है वो टूटा हुआ है, उसके बारे में बात किया है। मैंने बात किया है कि जो बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी में 70 बच्चे मरे थे उस साल, पूरे इंडिया में 8 लाख बच्चे मरे थे, यानी हर घंटे पे 100 बच्चों की मौत होती है। 2019 में भी हर घंटे पे 100 बच्चों की मौतें हुई।
मैंने उसकी बात की है। मैंने ये बात कही है कि 72% पॉपुलेशन को अभी भी हेल्थ सुविधा अवेलेबल नहीं है। और लास्ट में ऑर्डर में उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जो भी इन पे NSA लगाया गया वो पूरी तरह से इल्लीगल था, अवैध था। उसको क्वैश करता हूँ, उसको हटाता हूँ, और जो भी एक्सटेंशन दिया है उसके बाद उसको मैं इसी वक्त खत्म करता हूँ, और डॉक्टर कफील की रिहाई तुरंत करता होनी चाहिए। 11:30 बजे सुबह जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ मथुरा जेल को चीफ जस्टिस का ऑर्डर मिल गया कि तुरंत रिहा कर दो। DM अलीगढ़ को ऑर्डर मिल गया तुरंत रिहा कर दो। उत्तर प्रदेश सरकार को ऑर्डर मिल गया तुरंत रिहा कर दो। होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर मिल गया कि तुरंत रिहा कर दो, लेकिन रिहाई नहीं की गई, रिहा नहीं किया गया। सुपरिटेंडेंट ये कहते रहे मैं DM का ऑर्डर मानूंगा, मैं चीफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं मानूंगा। DM ये कहता रहा मैं लखनऊ में बैठे लोगों के हाईकमान का ऑर्डर मानूंगा, मैं चीफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं मानूंगा। और मुझे छोड़ा कब? 11:55 पे, जब डेडलाइन 12 बजे रात की खत्म हो रही थी तब छोड़ा गया। और कोशिश ये की गई कि तब तक कोई ना कोई ऐसी कोई फॉल्स केस फिर से लगा दिया जाए और चार्ज बना के मुझे फिर से जेल में डाल दिया गया। राजस्थान जो है एकदम मथुरा के बॉर्डर के पास लगा हुआ है, भरतपुर, आप जानते होंगे। हम लोग जो है इस वजह से भरतपुर में एंट्री कर गए, और फैमिली को लगा कि चूंकि यहाँ पे प्रियंका जी ने भी मदद की है और कांग्रेस की यहाँ सरकार है, तो हम लोग यहाँ पे सेफ रह सकेंगे। तो मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कुछ दिनों में लेटर लिखूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मुझे मेरी नौकरी जो पिछले 3 साल से मैं सस्पेंडेड हूँ, निलंबित हूँ, मुझे वापस करें ताकि मैं किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकूं, और कोरोना वायरस की कोई दवा में इजाद कर सकूं। विकास दुबे के इनकाउंटर से पहले 29 जनवरी को एयरपोर्ट पे जब मुझे पकड़ा गया था, तो मैंने वहीं पे 29 जनवरी को ही मीडिया के सामने बोल दिया था कि मुझे यूपी पुलिस से खतरा है, मुझे यूपी में ले जाके ये मार देंगे। मुझे जब प्रेजेंट किया गया तो मैंने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक लाइन अपने ऑर्डर में डाल दीजिए कि डॉक्टर कफील को यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। आपको शायद याद होगा, कल मथुरा जेल से निकलने के बाद सबसे पहले मैंने, अगर शुक्रगुजार हुआ हूं तो अपने लोगों का, अपने वेल विशर्स का, और जुडिशरी का, और तीसरा STF का, यूपी STF का, कि उन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त बीच में मारा नहीं। कपिल सिंह भी होता तब भी सरकार उसको उसी तरह प्रताड़ित करती, क्योंकि उसे जो रियल कल्प्रिट थे, जो सही में दोषी है उन 70 बच्चों को मारने के लिए, उनको बचाना था, इसलिए किया था। मेरी फैमिली को लगता है कि मुझे फिर से किसी फॉल्स केस में फंसा सकते हैं, जैसे ये करते आए हैं, और उनको लगता है, मेरी फैमिली को, मेरी माँ को, मेरी वाइफ को, सबको लगता है कि मेरी जान को भी खतरा है। तो मैं यहाँ इस राजस्थान में सेफ महसूस कर रहा हूँ।